नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आजकल सम्राट अशोक पर सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ कहा जा रहा है जो नहीं कहा जाना चाहिए। सम्राट अशोक महान भारत के एकमात्र ऐसे प्राचीन काल के महान सम्राट हैं जिन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों और विश्व के देशों में इज्जत दी जाती है। उनका नाम लिया जाता है, उनका इतिहास पढ़ा और पढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा सिक्कों पर, रुपयों में हर जगह अशोक की लाट आपको दिखाई देती होगी। और सिर्फ सिक्कों में ही नहीं बल्कि जो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा चतुर्मुखी शेर है, इसे आप संग्रहालयों में भी देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय में भी देख सकते हैं और राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल में भी देख सकते हैं। साथियों, वीरता पुरस्कार अगर कोई दिया जाता है तो वो अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र सेना और पुलिस बल, अर्धसैनिक बल में जो शहीद होते हैं खास करके उनको दिया जाता है। तो सम्राट अशोक की विरासत बहुत बड़ी है और बहुत महान है और हमें उनके स्वर्णिम युग की याद दिलाती है। भारतीय इतिहास में अगर किसी भी सम्राट को महान कहा जाता है तो वो दो सम्राट हैं, एक प्राचीन काल में सम्राट अशोक और दूसरे मध्यकाल में अकबर। कोई भी हिंदू शासक ऐसा नहीं हुआ, कोई भी हिंदू राजा ऐसा नहीं हुआ जिसे महान कहा जाता हो। और इस बौद्ध विरासत को, सम्राट अशोक की विरासत को नष्ट किया जा रहा है और उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। उनके ऊपर ऐसे अश्लील, ऐसे घटिया किस्म के साहित्य लिखे जा रहे हैं जिससे सम्राट अशोक और हमारी सांस्कृतिक विरासत को क्षति हो रही है। अभी हाल में आपने सुना होगा कि दयाशंकर सिन्हा आईएएस ऑफिसर जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा सम्राट अशोक। और उस नाटक में उन्होंने जिस तरह से इतिहास को समेटा है और इतिहास को गलत ढंग से दिखाया गया है, मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास को जिस रूप में पेश किया गया है वो बहुत ही गलत और निहायत शरारतपूर्ण है। दयाशंकर सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं और आरएसएस ने शायद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंप रखी है कि इतिहास को कलंकित कीजिए, इतिहास को की इज्जत तार-तार कीजिए और इतिहास को मटिया मेट कर दीजिए और एक नया इतिहास रचिए जो हिंदू राष्ट्र पर और हिंदूवाद पर और हिंदू काल को दर्शाता। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उन्होंने नाटक लिखा। नाटक का नाम है सम्राट अशोक और इसमें उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी उसमें, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए हिंदू धर्म को तबाह किया था, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था और तमाम तरह के कर लगा करके जनता को परेशान किया करता था, जनता को लूटता था, जनता को शोषण करता था। तो ऐसे मुगल सम्राट के, ऐसे मुगल काल के औरंगजेब से महान सम्राट अशोक की तुलना की गई है। सम्राट अशोक के बारे में आपको हम बता दें
कि सम्राट, एक तो आप ये समझ लीजिए कि उस समय का कोई ऐसा साहित्य नहीं है संस्कृत भाषा में जिसे कि संस्कृत या पाली भाषा किसी में भी प्राचीन मौर्य साम्राज्य का कोई साहित्य नहीं है। अगर कोई साहित्य निकल करके आता है, अगर कोई एविडेंस आता है, कोई साक्ष्य आता है, तो वो सम्राट अशोक के 84,000 स्तूपों और उसके अभिलेखों से आता है। सम्राट अशोक के समय में कागज का आविष्कार हुआ था या नहीं हुआ था? अगर हुआ होता तो जरूर पुस्तकें लिखी जाती, ग्रंथ लिखे जाते, लेकिन सम्राट अशोक के समय में अगर ऐसी चीजें नहीं थी तो उसने साहित्य के महत्व को समझा और अपनी बातों को या बुद्ध के संदेश को या लोक हितकारी भावना को उसने पत्थरों पर खुदवाया और उन्हीं पत्थरों पर जो कुछ उत्कीर्ण किया गया है, पाली भाषा में है, उसे हिंदी में अनुवाद करने पर बहुत समय बाद अंग्रेजों के समय में सम्राट अशोक का इतिहास प्रकाश में आया था और उसी इतिहास के आधार पर अशोक का जो इतिहास का पता चलता है तो यह विदित होता है कि सम्राट अशोक एक अखंड भारत का निर्माता था और उसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए और उसने भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकता में पिरोने के लिए जो काम किया, वह काम आज तक किसी भी इतिहास के सम्राट ने नहीं किया। और इसीलिए सम्राट अशोक को महत्व दिया जाता है और उनके तमाम पुरावलेखों, प्रतीकों को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। खास करके चतुर्मुखी शेर, जिसे आप अपने सिक्कों में, अपने नोटों में, अपने रुपयों में देखते होंगे, सारनाथ से प्राप्त हुआ है। और सारनाथ वही जगह है जहां तथागत बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश किया था। तो हमारी जो समृद्ध इतिहास है, हमारी जो विरासत है, वो सब मौर्य काल और अशोक धम्म पर ही आधारित है। खास करके प्राचीन काल का इतिहास। प्राचीन काल में आज के 2,500 साल पहले, जब से प्राचीन काल का इतिहास प्रकाश में आया है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और पूरा मौर्य साम्राज्य तक 10 शासक हुए हैं मौर्य वंश में। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ। एक मौर्य साम्राज्य के बारे में भ्रांति फैलाई जाती है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और वो अहिंसावादी हो गया था, इसलिए विदेशी आक्रमण ज्यादा हुए थे और उन आक्रमणों से हमारा देश तबाह हुआ था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक, मतलब चंद्रगुप्त से लेकर के अशोक तक 3 शासक और उसके बाद 7 और कुल 10 शासक हुए थे। 10 शासकों ने राज किया। अगर अशोक की अहिंसा की नीति से मौर्य साम्राज्य का पतन होता तो निश्चित रूप से अशोक के बाद ही हो गया होता, दूसरा शासक बैठता ही नहीं। लेकिन इस चीज को आजकल सोशल मीडिया में, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस ढंग से मौर्य काल के इतिहास को और सम्राट अशोक को पेश किया जा रहा है, वो भगवाधारी सोच है। सम्राट को, अशोक को चरित्रहीन, भद्दा और औरंगजेब जैसा क्रूर वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला जा रहा है, जबकि असलियत ये है कि सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने भाइयों का कत्ल करके बिंदुसार से सिंहासन प्राप्त किया था। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो ये भी कहा जा रहा है कि उसने बिंदुसार का भी कत्ल किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। और भाइयों की हत्या करना
ऐसा किस साक्ष्य पर कहा जा रहा है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाइयों की हत्या करके सम्राट अशोक ने राज्य को ग्रहण किया था, सत्तारूढ़ हुआ था, सिंहासन रूढ़ हुआ था। क्योंकि उस समय का कोई लिखित इतिहास तो है नहीं। प्लिनी ने लिखा है, लेकिन बहुत बाद में लिखा है, उस समय का नहीं है। उसने मतलब पुरालेखों के अवलोकन के उपरांत लिखा है प्लिनी ने। और इसके अलावा जितने भी विदेशी यात्री आए हैं भारत में, उन्होंने भी कुछ लिखा है, लेकिन अशोक के समकालीन ऐसा कोई इतिहासकार नहीं था, ऐसा कोई जिसका कि ग्रंथ या विदेशी लेखक नहीं था जो आया करते थे विदेश से, जिसने कि इतिहास को लिखा और उसके आधार पर कहा जाए कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों का कत्लेआम करके सिंहासन पर बैठा था। कलिंग युद्ध की बात जरूर सही है, क्योंकि इसका विवरण पुरालेखों में कहीं कहीं मिलता है। हालांकि विस्तार रूप से नहीं मिलता है, लेकिन जितना कुछ मिलता है उसके आधार पर इतिहास बनाया गया। कलिंग युद्ध में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, दोनों तरफ से हुआ था। अशोक की तरफ से भी हुआ था और उड़ीसा के उस समय के जो कलिंग का दूसरा पक्ष था उसने भी किया था। और अशोक को दोनों तरफ का नरसंहार देख करके उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद वो बुद्ध की शरण में चला गया था। और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और बौद्ध धर्म के विकास के लिए जो कुछ भी किया, वैसा आज तक किसी शासक ने नहीं किया होगा। और उसी समय की बात है जब मौर्य काल में बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था और जब मौर्य काल में शासन प्रशासन की नींव रखी जा रही थी, उसी समय ब्राह्मणों ने देखा कि जब बौद्ध धर्म आ गया है तो हमारा जो वैदिक धर्म है ये नष्ट हो जाएगा। और उसी के परिणाम स्वरूप बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का कत्लेआम किया और वहीं से शुंग शासन शुरू हुआ, जो कि एक ब्राह्मण काल कहा जा सकता है। ब्राह्मण काल के बाद गुप्त काल, और गुप्त काल में जिस तरह से ब्राह्मण काल में और गुप्त काल में जिस तरह से बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए बौद्ध मूर्तियों को, बौद्ध विहारों को, बौद्ध चैत्य विहारों को नष्ट करने के लिए जितना बड़ा कुकृत्य किया गया था, वो सब इतिहास में मौजूद है। सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप थे, अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक। अखंड भारत में, पूरे भारत में 84,000 स्तूप थे और उन स्तूपों का जो है आज अता पता नहीं है, और अगर है भी तो बहुत जीर्ण शीर्ण है। इसी तरह से बहुत सारे बौद्ध विहारों को हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया गया, बौद्ध मूर्तियों को हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बता करके आज भी पूजा की जा रही है। हिंदू धर्म के आज जितने भी बड़े मंदिर हैं, विख्यात मंदिर हैं, वहां पर जाइए तो आप बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, बुद्ध संस्कृति और बौद्ध धर्म के चिन्ह मिलते हैं। और कई तो मूर्तियां ऐसी हैं जो कि तथागत बुद्ध की मूर्ति को ही उसमें परिवर्तन करके बालाजी बना दिया गया है और उसे विष्णु का अवतार बता दिया गया, विष्णु की मूर्ति बता दी गई है। तो इस तरह से हिंदू धर्म के अवलंबियों ब्राह्मणों ने जिस तरह से एक तरह से चोरी किया, डकैती किया, न सिर्फ बौद्ध मूर्तियों की, बौद्ध विहारों की, बल्कि बौद्ध धर्म में जो प्रतीक हैं, चीवर हैं, वस्त्र है, भगवा है, उसका भी उन्होंने उसको भी चुरा लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक के काल में जितनी प्रगति हुई थी बौद्ध धर्म की, उसे तहस नहस करने के लिए इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और आज जब 2014 से आरएसएस की ब्राह्मणवादी सरकार आई है, तब से ये
फिर से अत्याचार बौद्ध धर्म पर कर रही है, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर कर रही है, इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है और सांप्रदायिक शक्तियों को अपने पार्टी में प्रमुखता देकर, अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में प्रमुखता देकर के उनसे इतिहास को बदलने, इतिहास को चौपट करने, इतिहास को रौंदने का संदेश का फरमान जारी किया गया है मोदी सरकार के द्वारा और आरएसएस के द्वारा। क्योंकि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सब कुछ हिंदू के मुताबिक होना चाहिए, इतिहास भी, सांस्कृतिक विरासत भी हिंदू के मुताबिक होनी चाहिए। आप बताइए कि हिंदुओं में कौन सा ऐसा शासक था प्राचीन काल में जो कि उसका काल स्वर्णयुग रहा हो या वो महान कहा जाता हो। गुप्त काल को इन्होंने जबरदस्त स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, जबरदस्ती दी है। उस काल में कुछ था नहीं, बल्कि जो बौद्ध, मैंने बताया अभी आपको कि बौद्ध मंदिरों, बौद्ध विहारों, चैत्य विहारों को तोड़ करके मंदिर बनाया गया था। तो मंदिर बनाने का काम हुआ था, वास्तुकला का काम हुआ था गुप्त काल में, और उसी वास्तुकला के आधार पर उसे स्वर्णयुग कहा गया। लेकिन मौर्य काल को स्वर्णयुग नहीं कहा गया और सिर्फ महान सम्राट की उपाधि से नवाजा गया इतिहासकारों द्वारा सम्राट अशोक को। खैर, आज हमें मौर्य काल के स्वर्णयुग और गुप्त काल के स्वर्णयुग पर बहस नहीं करनी है। आज तो हमें सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा इतिहास को तोड़ने, हमारी सांस्कृतिक विरासत को रौंदने और इसे नष्ट करने की का जो कुचक्र, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस पर प्रकाश डालना है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की किताबों में कितना परिवर्तन किया गया है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, हर जगह इतिहास के पन्नों में, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के पन्नों में राम को शामिल कर दिया गया है, कृष्ण को शामिल कर दिया गया, जबकि राम कृष्ण कभी इतिहास का हिस्सा थे ही नहीं। महाभारत काल और रामायण काल अगर सच पूछिए तो था ही नहीं, साहित्य में था और उसी साहित्य को मिथक था और उसी साहित्य को और उसी मिथक को और उसी झूठ को, उसी प्रपंच को महिमा मंडित करने के लिए बच्चों को आज गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और जो हमारा वास्तविक इतिहास है, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है और जो हमारे महान शासक, महान सम्राट हुए हैं, उनकी हालत आप देख रहे हैं क्या की जा रही है। इनका आईटी सेल, इनका सांस्कृतिक सेल, इनकी पार्टी, इनका आरएसएस, हर कोई न सिर्फ अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ा है बल्कि हमारे मौर्य समाज के इतिहास के पीछे, हमारे मौर्य शासकों के पीछे पड़ा हुआ है। और जो हमारी एक साझा संस्कृति है और एक जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, इसे रौंदने और चौपट करने और नष्ट करने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। और जब तक ये मोदी सरकार रहेगी तब तक इसी तरह से हर क्षेत्र में सांप्रदायिकता की पैठ होगी और हर तरफ, जैसा कि आजकल नरसंहार करने की बात कही जा रही है, धर्म संसद में काट डालने, मार डालने की बात कही जा रही है, यह कर्म, यह कुकर्म हर समय तक होता रहेगा जब तक कि ये सरकार रहेगी। औरंगजेब से तुलना करना कहां तक वाजिब है, इसे इतिहासकार बता सकते हैं। लेकिन जिन इतिहासकारों से हमारी बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि ये सब पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के भगवा संस्कृति के लोग, भगवाधारी लोग अनायास दुष्प्रयास कर रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सम्राट अशोक हो सकता है कि प्रारंभिक काल में क्रूर रहा हो, कलिंग युद्ध तक क्रूर रहा हो, लेकिन जब एक अंगुलीमाल, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, बहुत बड़ा अपराधी था, अंगुली काट लेता था, लोगों की गले में माला पहन लेता था, उसमें सुधार हो सकता है और वो एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और अशोक में भी वो सुधार हुआ और एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक बना, बहुत बड़ा
धम्म प्रचारक बना, तो उसके बारे में अफवाह फैलाना, उसके बारे में घटिया बातें करना, उसे चरित्रहीन कहना राष्ट्र के साथ और लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। और इस गद्दारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन कर रहे हैं और आरएसएस कर रहा है। पटना में एफआईआर कराई गई है सिन्हा के खिलाफ, दयाशंकर सिन्हा के खिलाफ। अब देखिए कितनी कार्रवाई होती है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और हमें तो नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी और ये सीखचों के पीछे जाएगा दयाशंकर सिन्हा। पुष्यमित्र शुंग ने जिस समय बृहद्रथ की हत्या करके और मौर्य वंश की सत्ता को अपनाया था और उसे ब्राह्मणवादी संस्था में कन्वर्ट कर दिया था, उसी समय से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे इतिहास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और उतने मतलब कि करीब 2000 साल पहले से ये हमारी विरासत को नष्ट कर रहे हैं और आज भी नष्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं नष्ट हुई है। और हमारा बौद्ध धर्म, अशोक महान की गाथा सारी दुनिया में गाई जाती है, सारी दुनिया में इतिहास पढ़ाया जाता है। तो इनके दुष्प्रचार से और इनके सांस्कृतिक अत्याचार से हमारा इतिहास नहीं मिटने वाला है, हमारी संस्कृति नहीं मिटने वाली है और मौर्य वंश के गौरव को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों से बचिए। ये न सिर्फ देश को बेच रहे हैं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी विरासत को भी मटियामेट कर रहे हैं। मतलब न सिर्फ भारत देश के प्रति यह खतरा है, बल्कि हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति और हमारे स्वर्णिम इतिहास को मटियामेट रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम आनुषंगिक संगठन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।